तो दोस्तों, अभी आपने मानसून के बारे में जान लिया है कि मानसून किस गति से आगे बढ़ रहा है। तो अब हम बात करते हैं कि हमें खरीफ फसल की तैयारी कैसे करना है। तो सबसे पहले जब किसान ये निर्धारित कर लेते हैं कि उन्हें कौन सी फसल बोना है, तो फिर उसके बाद उनको देखना होता है कि कौन सी वैरायटी उस फसल की लगाना है, कौन सी फसल बोना है। ज़्यादातर किसान क्या करते हैं कि पिछले सीजन में मंडी में यदि उस फसल का भाव अच्छा रहा है तो सभी किसान फिर वही फसल बोते हैं। इसका दुष्परिणाम क्या होता है कि जब आपकी फसल कटेगी तो सभी किसानों के पास एक जैसी उपज होती है, और जब मंडी में आपूर्ति बढ़ जाती है और मांग कम हो जाती है तो फिर फसल के दाम गिर जाते हैं और अगले सीजन में फिर किसान उस फसल को नहीं बोते हैं। ये तरीका अब उचित नहीं है। आज हमारे पास इंटरनेट पे हिंदी में सभी जानकारियाँ उपलब्ध हैं, तो हमें ये थोड़ी सी रिसर्च करना चाहिए कि आगे जब खरीफ की फसल कटेगी उस समय बाजार की स्थिति क्या रहेगी, कौन सी फसलों की स्थिति पूरे विश्व में कैसी है, उसकी मांग आपूर्ति कैसी है और स्थानीय मांग आपूर्ति कैसी है। साथ ही साथ हमें ये भी देखना पड़ेगा कि भारत सरकार की पॉलिसी क्या है, क्या वो फसल को निर्यात करने की सुविधा उपलब्ध है या उस पर प्रतिबंध लगा हुआ है, क्योंकि इससे भी मंडी के भाव पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। तो फसल का चयन बहुत सावधानी के साथ करना है। अभी हम क्या करते हैं कि हमारा जो पड़ोसी बो रहा है या हमारा कोई रिश्तेदार जो फसल लगाने की सोच रहा है, हम भी वही तय कर लेते हैं। ये एक अच्छे सफल किसान के लक्षण नहीं है। दूसरी, जब हम फसल तय कर लेते हैं तो हमें ये देखना पड़ता है कि कौन सी वैरायटी हमें लगाना है, क्योंकि आप जानते हैं कि हर फसल की सैकड़ों वैरायटी के बीज मार्केट में उपलब्ध होते हैं और हर वैरायटी हर एग्रो क्लाइमेटिक जोन में पैदा नहीं होती है। मिट्टी और पर्यावरण का असर उसकी उत्पादकता और गुणवत्ता पर होता है। तो जब फसल तय हो जाती है तो दूसरी स्टेज में आपको सावधानी पूर्वक वैरायटी का चयन करना है। तीसरी स्टेज ये है कि उस वैरायटी की विभिन्न मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां अलग अलग ब्रांड नेम से उत्पाद बाजार में बेचती हैं। तो उसमें कौन सा ब्रांड आपको लेना है ये आपको, क्योंकि बाजार में क्या होता है कि जिन कंपनियों के ब्रांड बहुत पॉपुलर होते हैं उनकी कीमतें भी बहुत अधिक रखी जाती हैं। जो ब्रांड उतने पॉपुलर नहीं होते हैं उनकी कीमतें उनकी तुलना में कम होती हैं, जबकि चूँकि वो बीज एक ही सिस्टम से तैयार किया गया है तो उसकी गुणवत्ता में कोई फर्क नहीं होता है। तो किसानों को ब्रांड के ऊपर नहीं जाना चाहिए। किसानों को इंटरनेट के ऊपर कंपैरिजन करना चाहिए कि कौन से ब्रांड महंगे हैं, कौन से ब्रांड सस्ते हैं, उनकी क्या यूएसपी है, उसकी क्या गुणवत्ता है जिसके लिए आप ज़्यादा पैसा दे रहे हैं। तो थोड़ा रिसर्च करके, थोड़ी जानकारी जुटा के अगर हम अपना बीज खरीदते हैं तो हमारे पैसे भी बचेंगे और हमें अच्छी क्वालिटी का बीज भी मिल जाएगा। जो अगला चौथा चरण है उसमें हमें देखना है कि ये जो बीज हम खरीदने जा रहे हैं, इस बीज को उगाने के लिए, इसकी उपज को मैक्सिमाइज करने के लिए, इसकी गुणवत्ता को बहुत अच्छा रखने के लिए कौन से हमें अपने खेत में न्यूट्रिएंट चाहिए, कौन से माइक्रो न्यूट्रिएंट चाहिए। तो अगर हमने मिट्टी परीक्षण नहीं कराया है तो हमें मिट्टी परीक्षण कराना चाहिए, नहीं तो औसत मिट्टी परीक्षण के आंकड़े भी नेट के ऊपर उपलब्ध होते हैं, जिससे हम जान सकते हैं कि जो हमारी मिट्टी किस किस्म की है उसमें औसत रूप से कौन से न्यूट्रिएंट और कौन से माइक्रो न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं।
और जो बीज के लिए रिक्वायरमेंट है उसकी तुलना हम उससे करके एक डिफिशियंसी चार्ट बना सकते हैं, एक ऐसा तालिका बना सकते हैं कि कौन कौन से न्यूट्रिएंट और माइक्रो न्यूट्रिएंट कम हैं। जब हम ये तालिका बना लेते हैं तो फिर हमें देखना होता है कि कौन से खाद डालने से ये न्यूट्रिएंट और माइक्रो न्यूट्रिएंट की पूर्ति होगी और वो खाद की मात्रा कितनी होनी चाहिए, क्योंकि अभी हम जो खाद डालते हैं वो औसत से डालते हैं। तो जब औसत से हम डालेंगे तो हमारी उपज अच्छी नहीं होती है, हमारा खर्चा भी हो जाता है और मिट्टी और पर्यावरण को भी नुकसान होता है। तो चौथे चरण में हमें डिफिशियंसी चार्ट के हिसाब से तय कर लेना चाहिए। फिर पांचवें चरण में हमें देखना चाहिए कि ये जो खाद न्यूट्रिएंट और माइक्रो न्यूट्रिएंट हम ले रहे हैं ये कौन सी कंपनी के होंगे, उनका ब्रांड नेम क्या है। फिर यहाँ वही कहानी आती है कि जो पॉपुलर ब्रांड हैं उनके दाम अधिक होते हैं और जो कम पॉपुलर हैं उनके दाम कम होते हैं। तो इसकी भी तुलना हमें नेट के ऊपर कर लेना चाहिए और फिर ये निर्धारित करना चाहिए कि हमें कौन सी कंपनी का किस मात्रा में ज़रूरत है। छठवां जो चरण है वो ये चरण है कि इस फसल के लिए प्रिवेंटिव क्या करना है, इसमें रोग कौन कौन से आएंगे, रोग प्रतिरोधी क्षमता इस बीज की कितनी है। तो जो रोग उसमें नहीं आने वाले हैं उन दवाइयों का छिड़काव हमें नहीं करना चाहिए क्योंकि उनकी ज़रूरत नहीं है। जो रोग आने वाले हैं तो अभी हम क्या करते हैं, जब रोग आ जाता है तो उपचार करते हैं। हमें उपचार नहीं करना है, हमें पहले से नाकाबंदी करना है कि वो रोग नहीं आए। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि हम मिट्टी का शोधन कर सकते हैं, बीज का शोधन कर सकते हैं, उसके लिए कौन से प्रोडक्ट हैं, कितनी मात्रा में डालना है वो हम देख सकते हैं। फिर हम ये भी नोट कर सकते हैं कि कितने दिन में कौन सा छिड़काव हमें करना है, तो उसका शेड्यूल भी हम बना के रख सकते हैं। तो अगर हम वैरायटी वाइज अपना शेड्यूल बनाते हैं तो किसान को ये पता होता है कि उसको कब क्या काम करना है। इसके 3 फायदे होते हैं। नंबर 1 कि आपकी लागत कम होती है, नंबर 2 आपकी क्वालिटी अच्छी होती है और नंबर 3 उत्पादकता आपको सबसे अच्छी मिलती है। क्योंकि हम जानते हैं कि अभी भी दूसरे एशियाई देश जैसे चाइना या दूसरे देश हैं उनकी तुलना में हमारे यहाँ प्रति हेक्टेयर उत्पादन बहुत कम होता है। तो उसका मुख्य कारण यही है। 7वां चरण ये है कि हमें ये कोशिश करना चाहिए कि जो आपने समय सीमा बनाई है और जो मौसम के आंकड़े आ रहे हैं उससे उसमें क्या बदलाव करना है, क्योंकि ये एक बदलता हुआ पर्यावरण है, ये स्टैटिक नहीं है, ये फैक्ट्री नहीं है, ये कंट्रोल्ड पर्यावरण में आप काम नहीं कर रहे हैं, ये ओपन पर्यावरण है, ओपन वातावरण है। तो इसमें बहुत बदलाव आते हैं। तो उसके हिसाब से आपकी फसल का प्रोटेक्शन कैसे होना है ये हमें ध्यान में रखना है। Don't forget to like and